Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is absorption of the drugs and the factors affecting absorption of drug. तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे। फिर हम किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसकी फिजियोलॉजी को रिकॉल करेंगे। फिर हम फैक्टर्स को देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हम आखिर पे आयन ट्रैपिंग जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है उसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के ऊपर अपना क्या इफेक्ट लेके आ रही है तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। जबकि जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है वो बेसिकली होता है कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। सो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर चार प्रोसेसेस आते हैं। एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, इसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मेटाबॉलिज्म और इसकी एक्सक्रीशन। इसको हम एडमी से याद रख सकते हैं। ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन। तो आज का टॉपिक हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में है। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली मूवमेंट ऑफ ड्रग होता है फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी दवाई ली है फ्रॉम ओरल कैविटी से वो ब्लड या सर्कुलेशन के अंदर एंटर होने को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अफेक्ट इस ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन। इसके ऑनसेट को डिटरमिन करती है, इफेक्ट करती है, इसके ड्यूरेशन को इफेक्ट करती है और इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन को इफेक्ट करती है इसकी एब्जॉर्प्शन। अब फैक्टर्स को जब हम लिस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग से रिलेट कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी से रिलेट कर रहे होते हैं। ड्रग से रिलेट करने वाले फैक्टर होते हैं वाटर लिपिड सोलिबिलिटी, ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज, पार्टिकल साइज, उसके अलावा उसकी आयोनाइजेशन, ड्रग की फिजिकल फॉर्म, उसकी केमिकल नेचर और किस डोजेज फॉर्म में दी है। उसके अलावा फॉर्मुलेशन एंड कंसनट्रेशन भी इसको इफेक्ट कर रही होती है। रिलेटेड टू बॉडी बात करें तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वास्कुलैरिटी, पीएच, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, जीआई मोटिलिटी, उसके अलावा एब्जॉर्प्टिक सरफेस की फंक्शनल इंटेग्रिटी और कुछ डिजीजेस। तो सबसे पहले हम वो वाले फैक्टर्स देखेंगे जो कि ड्रग से रिलेट कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आता है परमिएशन। परमिएशन की बात करें तो इसके अंदर आता है एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन, स्पेशल कैरियर्स एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एक्वस डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। एक्वस डिफ्यूजन बेसिकली उन ड्रग्स की हो रही होती है जो कि वाटर सोलेबल होते हैं। अब ये जो वाटर सोलेबल ड्रग्स होंगे ना ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे थ्रू स्पेशल एक्वस चैनल। सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल एक्वस चैनल या पोर्स प्रेजेंट होंगे, उनके थ्रू ये पास करेंगे। अब इसके अंदर दो फिनोमेना होते हैं, एक फिल्ट्रेशन होता है और एक बल्क फ्लो आता है। फिर आता है लिपिड डिफ्यूजन। लिपिड डिफ्यूजन नाम से ही जाहिर है कि ये उन ड्रग की हो रही होगी जो कि लिपिड सोलेबल होंगे। ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके दूसरी साइड पर मूव कर जाते हैं। फिर आते हैं स्पेशल कैरियर्स। स्पेशल कैरियर्स का क्या मतलब है कि ये लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं स्पेशल कैरियर्स जो कि ड्रग्स की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। इसके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि डिफ्यूजन हमें पता है ना कि क्या होती है। बेसिकली ये एनर्जी की एब्सेंस के अंदर ऐसी मूवमेंट होती है जो कि अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन हो रही होती है। बट इंपॉर्टेंट बात फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में ये होती है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर हो रही होती है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि एटीपी की प्रेजेंस में हो रही होती है और ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है। फिर आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी की प्रेजेंस में होती है, जबकि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना वो किसी दूसरे आयन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डेवलप होती है और उसकी वजह से कोई दूसरा आयन मूव कर जाए तो उस तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमने कोर ट्रांसपोर्टर या फिर जो काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पड़ा हुआ है वो इसके अंदर आता है। फिर आते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। वो हमें पता है कि वैक्यूल्स की फॉर्म में हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में जो सबसे पहली डायग्राम है, सबसे पहली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से पास होता हुआ है, ये वाला डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से आ रहा है। फिर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पेशल चैनल्स के थ्रू आ रहा है। फिर इस डायग्राम में हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस देख सकते हैं। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रहा है और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफ्यूजन हो रही है थ्रू द लिपिड बाइलेयर। इस डायग्राम में लिपिड एक्वस चैनल्स के थ्रू हो रही है और इस डायग्राम में स्पेशल कैरियर्स से हो रही है।
अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं और ये लिपिड सोल्युबल ड्रग है। जो लिपिड सोल्युबल ड्रग होंगे ना वो लिपिड बाइलेयर से क्रॉस हो जाएंगे, जबकि जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स है ना वो इन सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर पोर्स प्रेजेंट है वहाँ से पास होंगे। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। दिस वन इज अ कैरियर प्रोटीन। इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रही है उसको हमने कहा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, जबकि जो लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूजन हो रही है उसको हमने कहा सिंपल डिफ्यूजन। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने बात की कि एटीपी की प्रेजेंस में हो रही है, तो एटीपी की प्रेजेंस में हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन हो रही है ऑफ वाटर सोल्युबल ड्रग्स थ्रू एक्वस चैनल, ये हमारे पास एक्वस चैनल्स के थ्रू हो रही है, और लिपिड सोल्युबल ड्रग्स की हो रही है थ्रू लिपिड बाइलेयर। इस डायग्राम में हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देख सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू हो रही है और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम देख सकते हैं कि एटीपी की प्रेजेंस में हो रही है और ट्रांसपोर्टर की प्रेजेंस में हो रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर इस डायग्राम में हम एंडोसाइटोसिस को डिटेल से देख सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये कहता है कि फ्लक्स यानी जो मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, जाहिर सी बात है। उसके अलावा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है परमिबिलिटी कोफिशिएंट। परमिबिलिटी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के साथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होगी उतनी ही कम डिफ्यूजन होगी। तो इसने ये काम किया है कि इसने ये बताया कि मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एरिया के और परमेबिलिटी कोफिशिएंट के, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर, यहाँ पर पार्टिकल साइज, मेम्ब्रेन सरफेस एरिया एंड लिपिड जो एक्वस पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो, इनको देख लेते हैं कि जो लिपिड वाटर सोलिबिलिटी या फिर लिपिड वाटर सोलिबिलिटी कोफिशिएंट होता है ना, ये बेसिकली रेशियो होती है डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन लिपिड एज कम्पेयर टू वाटर। ड्रग्स विद बेंजीन रिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रग्स विद बेंजीन रिंग, हाइड्रोकार्बन चेन एंड स्टीरॉयड न्यूक्लियस एंड हेलोजन ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चर आर लिपिड सोल्युबल। जिन ड्रग्स के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट हो, स्टीरॉयड न्यूक्लियस हो और हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर साइज। जितना छोटा होगा मॉलिक्यूलर साइज ड्रग का उतनी ही ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ये तो कॉमन सी बात है। फिर आता है दोज विद मॉलिक्यूलर साइज यूटिलाइज द एक्वस डिफ्यूजन और लिपिड चैनल्स। इसमें पैसिव डिफ्यूजन हमने पढ़ी है। अब पैसिव डिफ्यूजन हमने कहा कि एक्वस डिफ्यूजन यानी एक्वस चैनल्स के थ्रू हो सकती है, और लिपिड डिफ्यूजन यानी लिपिड बाइलेयर से हो सकती है। ड्रग पासिंग टू एक्वस पोर इन द जो कि लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर एक्वस पोर से पास करेगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एक्वस डिफ्यूजन में ये जो ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनका मोलिकुलर वेट 40 से लेस ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो एक्वस पोर्स में से ये पास नहीं कर सकेंगे। फिर आता है लिपिड डिफ्यूजन। हमने कहा कि लिपिड बाइलेयर से हो रही होती है। इसके लिए ड्रग को लिपिड सोल्युबल होना चाहिए और अनचार्ज फॉर्म के अंदर होना चाहिए। फिर पार्टिकल साइज, लार्जर द पार्टिकल साइज लोअर विल बी द डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा, ये भी जाहिर सी बात है। फिर आता है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल बात है। मोस्ट ऑफ ड्रग आर इधर वीक एसिड्स और वीक बेस। ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं ना वो वीक बेसिस या फिर वीक एसिड्स होते हैं। देयर फॉर दे आर पार्ट आयोनाइज एंड पार्टली अनआयोनाइज, या फिर आयोनाइज फॉर्म में होंगे या फिर अनआयोनाइज फॉर्म में होंगे। जो आयोनाइज्ड पोर्शन होता है ना वो चार्ज होता है। अब जो चार्ज होगा, चार्ज पोर्शन क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। अब जब वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा ना तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करवाएगा। यानी जो आयोनाइज पोर्शन है ड्रग का वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनेंगी। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना ये मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर लेस लिपिड सोल्युबल। They are less lipid soluble. That is why the ionized part of drug cannot cross the membrane.
क्यों नहीं क्रॉस करा आयोनाइज पार्ट? क्योंकि आयोनाइज जो पार्ट होगा ना वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करके लार्ज कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करवाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना ये लिपिड सोलेबल नहीं होते, यहाँ पे लेस लिपिड सोलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आयोनाइज पार्ट ऑफ ड्रग कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। सो ओवरऑल इसका ये नतीजा ये निकला कि ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये आपने ज़रूर लाइन याद रखनी है। इसी लाइन की बेस पे हम अगला कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने अभी बात की ना कि जो चार्ज या फिर आयोनाइज्ड ड्रग होगा ना, पार्ट ऑफ ड्रग होगा, वो वाटर को अट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, जिसकी वजह से लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब जब लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी तो डिफ्यूजन वगैरह भी कम हो जाएगी। अब वो ये पॉइंट बता रहे हैं कि अ ड्रग पासिस थ्रू मेम्ब्रेन मोर रेडिली इफ़ इट इज़ अनचार्ज। एक ऐसा ड्रग जो कि अनचार्ज या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है ना, वो मोर रेडिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। अब ये लाइन याद होगी। अब हम देखेंगे कि एसिड के लिए क्या फिनोमेना हो रहा है और बेसिस के लिए। जब एसिड की हम बात करते हैं ना, तो एसिड हमें पता है कि टूट के हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। अब हाइड्रोजन आयन जब ये रिलीज़ कर देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एसिड है, ठीक है, इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये वाली फॉर्म है ना, यानी इस फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके साथ ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटोनेटेड फॉर्म को हम ये वाली फॉर्म क्या है? प्रोटोनेटेड फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ ही हाइड्रोजन है ना, जबकि इधर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इसने रिलीज़ कर दिया। तो ये वाली फॉर्म है प्रोटोनेटेड फॉर्म, जबकि ये वाली फॉर्म है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। ये वाली, ये डी प्रोटोनेटेड है, डी प्रोटोनेटेड। अब जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो हमने ऊपर क्या बात की है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर कोई भी ड्रग बेटर अब्जॉर्ब होता है। तो इसकी अब्जॉर्प्शन अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर, यानी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है उसके अंदर ज़्यादा होती है एसिडिक ड्रग की। दोबारा से समझो कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर ये अनआयोनाइज्ड है, जिसकी वजह से प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर इसकी बेटर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब हम एसिडिक का केस, बेसिक का केस समझने लगे। बेसिस के अंदर क्या होता है कि BH पॉजिटिव की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब जब ये टूटेगा तो B बनेगा उसके साथ, यानी बेस बनेगी, उसके साथ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा। तो डिसोसिएशन के बाद हम देख सकते हैं कि इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रेजेंट है, यानी ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर अनआयोनाइज है। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर अनआयोनाइज है, जबकि एसिड क्या था? प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर आयोनाइज था। सो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर हमें पता है कि बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक ड्रग है ना, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर बेटर अब्जॉर्ब होते हैं, जबकि जो बेसिक ड्रग हैं वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर बेटर अब्जॉर्ब होते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट PKA का। PKA बेसिकली होती क्या है? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद अ प्रोटॉन। किसी भी ड्रग की उसके प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन को हम PKA कहते हैं, यानी वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने प्रोटॉन से इंटरेक्शन में है, तो इसको हम PKA कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास PKA लो है। जितनी किसी ड्रग की PKA लो होगी ना, उतना वो ड्रग एसिडिक होगा। जितनी PKA लो है, PKA मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एसिड है, एसिड के साथ उसका जो हाइड्रोजन है ना, उसकी इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ बहुत कम है। अब जब इंटरेक्शन, क्योंकि हमने कहा ना कि PKA लो है, PKA लो है तो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कम है। अब जब इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कम है तो वो ईजिली हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देगा। और एसिडिक, जितना कोई ड्रग एसिडिक ज़्यादा है उतनी ही वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एसिड ने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करना है ना, तो वो उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा। जब वो उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा तो हम कहेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक है। तो जितनी PKA कम होगी ना किसी ड्रग की, उतनी उसकी एसिडिक पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि PKA क्या होती है? किसी भी कंपाउंड की अपने प्रोटॉन के साथ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, उसको PKA कह रहे हैं। हमने पढ़ा ना कि कोई भी एसिडिक ड्रग है उसकी प्रोटॉन के साथ अगर इंटरेक्शन बहुत कम है, तो इसका क्या मतलब है कि वो हाइड्रोजन ईजिली रिलीज कर रहा है। जब वो हाइड्रोजन ईजिली रिलीज कर रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि एसिडिक पावर ज़्यादा है।
नेक्स्ट बेसिक का केस समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की pKa ज़्यादा है। अब pKa ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वो प्रोटॉन को ईजिली रिलीज़ नहीं कर रही। ईजिली रिलीज़ नहीं कर रही तो हम कह रहे हैं कि ये वाला ड्रग बेसिक ज़्यादा है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम वाइल बेसिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। ये तो जनरल सा रूल है। नेक्स्ट ड्रग्स इन इंटेस्टीन बात कर लेते हैं। जब इंटेस्टीन के अंदर ड्रग आती है ना तो एसिडिक ड्रग जब इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो ए नेगेटिव फॉर्म उनका होती है। ए नेगेटिव फॉर्म कौन सी फॉर्म है? जो हमने पीछे पढ़ा ना कि ए नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी वो डिसोसिएट हो गया हुआ, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब चूंकि ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। अब आयोनाइज्ड फॉर्म ने क्या करना है? वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए नेगेटिव मोर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयोनाइज्ड फॉर्म में और लेस एब्जॉर्ब होगा। जबकि बेसिक ड्रग जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो वो बी की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये किस फॉर्म में है? यहाँ पे देखो तो बी फॉर्म ने पढ़ी है ना, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। तो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में हम कहेंगे कि इंटेस्टाइन में ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ग्रेटर क्वांटिटी में इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब हम इन डायग्राम को समझ लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो कर्व है ना, इस कर्व की बात करें तो इसमें pKa ज़्यादा है। pKa क्या होता है? pKa बेसिकली किसी भी ड्रग की अपने साथ हाइड्रोजन आयन को बाइंड करने की कैपेसिटी को कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक ड्रग है, वो अपने साथ हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर रहा है। अब चूंकि pKa ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन को ये टाइटली बाइंड करेगा। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग प्रेजेंट है, यानी HA की फॉर्म प्रेजेंट है। इसी तरह बेसिक ड्रग की प्रोटोनेटेड फॉर्म BH पॉजिटिव होती है, तो वो प्रेजेंट होगी इस केस में। तो जब हम कहते हैं ना 1 pH इज़ लेस देन pKa, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म्स हमारे पास डोमिनेट कर रही होती है। अब इस साइड पर आ जाओ, इस साइड पे pKa कम है। जब pKa कम होगी तो हाइड्रोजन बाइंडिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी, यानी A नेगेटिव, और B जो फॉर्म होती है ना, यानी बेसिक ड्रग की B फॉर्म होगी, तो ये प्रेजेंट होगी इन द केस व्हेन pKa इज़ लो। नेक्स्ट इस यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें तो pH बराबर है pKa के, सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा कि डी प्रोटोनेटेड फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स इन इंटेस्टाइन। हमने पहले भी बात की कि एसिडिक ड्रग ए नेगेटिव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आयोनाइज फॉर्म में है। आयोनाइज फॉर्म में है तो ये कॉम्प्लेक्सेस बना देगा, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। बेसिक ड्रग की बात की थी कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम और बेसिक ड्रग्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी इन द बेसिक मीडियम। फिर आता है आयरन ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट। आयरन ट्रैपिंग को पढ़ने से पहले आपने जहन में ये बिठाना है कि एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम वाइल बेसिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि जब जनरल बात करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो होते हैं ना वो किडनी से रीअब्जॉर्ब होते हैं, किडनी से रीअब्जॉर्ब होते हैं। जो एसिडिक ड्रग्स होंगे वो एसिडिक यूरिन से बेटर एब्जॉर्ब होंगे, जो बेसिक ड्रग होंगे वो बेसिक यूरिन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट था। अब कोई भी पॉइजनिंग की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कोई पॉइजनिंग है हमारे पास एसिडिक ड्रग की वजह से। अब हमने कहा ना कि एसिडिक यूरिन अगर होगा तो एसिडिक ड्रग की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब अगर पॉइजनिंग है एसिडिक ड्रग की वजह से, तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम यूरिन को अल्कलाइन बना दें। अब जब यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा तो अल्कलाइन और एसिडिक दोनों उल्ट चीज़ें हैं ना, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल बात करें तो अगर एसिडिक ड्रग की वजह से कोई भी पॉइजनिंग हो रही है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं। यूरिन जब अल्कलाइन होता है तो इसकी जो एसिडिक ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब जब एब्जॉर्प्शन ही कम होगी तो बॉडी के अंदर एसिडिक ड्रग के लेवल और अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह आप यूरिन को अल्कलाइन बनाएंगे कैसे? बेसिकली इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। इसी तरह अगर बेसिक ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हो रही होती है तो हम यूरिन को एसिडिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो वो बॉडी से रिमूव हो जाता है और बॉडी के अंदर उसके लेवल्स डाउन हो जाते हैं। अब यूरिन को एसिडिक बनाने के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं अमोनियम क्लोराइड को।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एक्सक्रीटेड इन बेसिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग्स आर बेटर एक्सक्रीटेड इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट आती है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में गैसेस की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारे पास लिक्विड्स आती हैं, देन हमारे पास सॉलिड्स आती हैं। सो सिरप्स और सस्पेंशन फॉर्म रेडिली एब्जॉर्ब होते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स फॉर्म, क्योंकि ये सॉलिड हैं जबकि सिरप्स वगैरह लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज़ ऑफ वॉलेटाइल गैसेज इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में हम वॉलेटाइल गैसेज देते हैं क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन रैपिडली होती है। फिर आते हैं केमिकल नेचर। जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं ना, वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फॉर्म। और जो सॉल्ट फॉर्म होती है ना किसी भी ड्रग की, वो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म की बात कर लेते हैं। डोजेज फॉर्म भी अफेक्ट कर रही होती है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसराइड हम अंजाइना के पेशेंट्स को देते हैं तो वो हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू भी दे रहे होते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट जो हम टंग के नीचे रख रहे होते हैं। उसके अलावा ओरल टैबलेट की फॉर्म में भी और नाइट्रोग्लिसराइड पैचेस की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन आती हैं। फॉर्मुलेशन बेसिकली ये होती हैं कि कोई भी डाइल्यूएंट्स या फिर व्हीकल्स को हम ऐड कर देते हैं ड्रग में। नॉर्मली ये इनर्ट कंपाउंड्स होती हैं, यानी ये फॉर्मुलेशन जो हम ऐड करते हैं ना, ये इनर्ट होती हैं। लेकिन ये ना अगर ये इंटरेक्ट कर जाएँ, नॉर्मली तो ये इंटरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर ये इंटरेक्ट कर दें तो ये बायोअवेलेबिलिटी को भी चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम जो कि डिक्रीज़ कर देता है अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट आती है कंसंट्रेशन। जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये वाले जो फैक्टर्स थे ये ड्रग से रिलेटेड थे। अब आते हैं फैक्टर जो कि बॉडी से रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस। जो टॉपिकल ड्रग्स है ना, यानी हम किसी लोकलाइज एरिया पर टॉपिकल ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो वाला एरिया ज़्यादा है तो अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट इंटेस्टिनल सरफेस एरिया। इंटेस्टिनल सरफेस एरिया पे हमें पता है ना कि फोल्ड्स प्रेजेंट है, उसके अलावा माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इंटेस्टीन का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर से एब्जॉर्प्शन रैपिडली हो रही होती है या ज़्यादा हो रही होती है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम इंटेस्टिनल रिजेक्शन कर दें तो उसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टिन का हमने पोर्शन काट के सरफेस एरिया को कम कर दिया तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। और ऑर्गेनोफॉस्फेट भी इसकी क्लिनिक सिग्निफिकेंस में आती है, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट हमें पता है कि स्किन के थ्रू ही उनकी वो हो रही होती है, डिफ्यूजन वगैरह हो रही होती है ड्रग की। नेक्स्ट आते हैं वस्कुलैरिटी। वस्कुलैरिटी की बात करें तो रोल ऑफ मसाज आता है आईएम इंजेक्शन में। आईएम इंजेक्शन के बाद हम मसाज करें तो वस्कुलैरिटी इंक्रीज़ होती है या ब्लड फ्लो भी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। लोकल एनेस्थीसिया एंड वेजोकंस्ट्रिक्टर। जब हम लोकली किसी जगह को एनेस्थेसाइड्स कर रहे होते हैं ना, यानी एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, तो हम साथ में वेजोकंस्ट्रिक्टर भी देते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर क्यों देते हैं? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि वेजल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो जो हमने एनेस्थीसिया दिया ना, वो ब्लड के थ्रू मूव करके किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। जब वो किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएगा तो लोकलाइज्ड एरिया में भी हम एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि ब्लड के थ्रू मूव करके जाके मेटाबोलाइज ना हो जाए, तो उस मेटाबॉलिज्म को भी प्रिवेंट करने के लिए अभी हम वेजो कंस्ट्रिक्टर दे रहे होते हैं साथ में। इसके अलावा शॉक की कंडीशन में ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हुई होती है। पीएच की बात करें तो एसिडिक पीएच हमें पता है कि एसिडिक एब्जॉर्प्शन को फेवर कर रही होती है, जबकि बेसिक पीएच बेसिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन को फेवर कर रही होती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ और सब्सटेंसेस की वजह से भी ना ड्रग की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल फूड्स क्या करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अल्टर करते हैं। अगर तो वो ड्रग हम ओरली दे रहे हैं ना तो फिर ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ का, लेकिन अगर किसी और रूट से दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होंगे। अब इसकी एग्जांपल आती है कि जो विटामिन सी है ना, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करती है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो विटामिन सी है ना, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करती है। जो मिल्क है वो टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है। इसमें इन्हेंस कर रहा था, इसमें डिक्रीज़ कर रहा है। फिर आते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स आर बेटर अब्जॉर्ब एंड टेकन विद फूड। जो स्टेटिन ड्रग्स होती है ना, वो अगर फूड के साथ लें तो बेटर अब्जॉर्ब होते हैं, और आयरन जब हम मिल्क के साथ लेते हैं ना तो उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। नेक्स्ट आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि ये ड्रग को ना इनसाइड से आउटसाइड मूव करवा देती है, यानी इंक्रीजेज द इफ्लक्स ऑफ सम ड्रग आउटसाइड द सेल, यानी इनसाइड से आउटसाइड यानी ऑपोजिट काम करवा देती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करवा रहा होता है, ये वाला मैकेनिज़्म।
अब कैसे प्रिवेंट करवा रहा होता है? रिमूविंग द ड्रग एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन बैक इनटू द गट ल्यूमेन। फॉर एग्जांपल ये एब्जॉर्ब होकर इधर गई थी ना, तो इसने दोबारा से इसको गट के ल्यूमेन में भेज दिया। दूसरे के ब्लड ब्रेन बैरियर की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही होती है। तीसरा ये ड्रग किडनी और लिवर से उनको रिमूव करवा रही होती है यूरिन और बाइल के थ्रू, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से भी एसोसिएटेड होती है। इस डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पी ग्लाइकोप्रोटीन का। इसमें हम देख सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर रीजन है ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है। ये एटीपी को यूज़ करते हुए ड्रग को मूव करवा रही है फ्रॉम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। तो मेनली आपने ये याद रखना है कि इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। फिर आती है जीआई मोबिलिटी। जीआई मोबिलिटी मस्ट बी ऑप्टिमल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल अगर ये इंक्रीज हुई होगी तो ट्रांजिट टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि किसी भी ड्रग का वो वाला टाइम जिसमें वो वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, यानी गट की वॉल से जितने टाइम में वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जितना उसको टाइम मिल रहा होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, उसको हम ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। ये मस्ट भी ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल होनी चाहिए, यहाँ ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर एक्सेस मोर्टेलिटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से रैपिड पेरिस्टालसिस होता है, तो उसकी वजह से कॉन्टैक्ट टाइम डिक्रीज होता है, यानी जो उसका किसी भी ड्रग का वॉल के साथ कॉन्टैक्ट होता है उसका टाइम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज मोर्टेलिटी अफेक्ट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। जो अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर ड्रग है तो हमें पता है कि वो पहले डिसइंटीग्रेट होता है और फिर डिसोल्यूट होता है। तो अगर मोर्टेलिटी डिक्रीज हुई है तो उसकी सॉलिड ड्रग की डिसइंटीग्रेशन ही होगी, क्योंकि हमें पता है ना कि फूड को चर्न करने के लिए भी मोर्टेलिटी चाहिए। तो अगर मोर्टेलिटी ही डिक्रीज हुई है तो सॉलिड फॉर्म को हम डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूट भी नहीं कर सकेंगे। अब जब डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूट ही नहीं होगी तो ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकेगी। फिर आती है क्लिनिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एक तो डायरिया अफेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, मालोप्रोटिक सिंड्रोम में डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा स्टमक का HCl नहीं बन रहा हो तो वो इफेक्ट कर सकता है। लिवर का सिरोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उधर होना होता है। इसके अलावा एम्फाइसीमा और लिपोडिस्ट्रोफी भी अफेक्ट कर रही होती है। अब इन फैक्टर्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है। लिटिल माइस प्ले इन प्रिटी कॉर्न डांसिंग फ्रीली। Little mice play in pretty corn dancing freely. Little stand for lipid water solubility. M stand for mice का M stand for molecular side. Play का P stand for particle size. In का I stand for ionization. Pretty का P stand for physical form. C stand for chemical nature. D stand for dosage form. And F stand for fixed law and formulation. So this was all about the absorption of drug and the factors affecting absorption of drug. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.